CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है। कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत भूगोल की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा पर्यावरण। आइए अब सुनते हैं अध्याय 9। शीर्षक है रेगिस्तान में जीवन। पृष्ठ संख्या 65। अध्याय 9, रेगिस्तान में जीवन। अब सुनते हैं पाठ। साथियों, अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहां पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं, तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। पाठ में आगे बढ़ने से पहले एक बॉक्स, और बॉक्स का शीर्षक है शब्दावली, जिसमें रेगिस्तान का अर्थ समझाया गया है। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। अब आइए सुनते हैं पाठ। गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। और अब इसी पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या 9.1 और इसमें सहारा रेगिस्तान का चित्र दिया हुआ है। पृष्ठ संख्या 66। पृष्ठ संख्या 66 में सबसे पहले चित्र संख्या 9.2 और इसमें अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र दिया गया है, जिसमें सहारा रेगिस्तान की स्थिति दिखाई गई है। और इसी मानचित्र के बगल में एक बॉक्स, शीर्षक है क्या आप जानते हैं? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से प्राप्त होता है कि यहाँ नदियां तथा मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। इसी पृष्ठ 66 पर एक बॉक्स और उसका शीर्षक है क्या आप जानते हैं कि सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब आइए सुनते हैं पाठ। जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है।
यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 67। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। यहाँ एक चित्र हम देख सकते हैं, चित्र संख्या 9.3, और इस चित्र में सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान, जिसे ओएसिस भी कहते हैं, दिखाया गया है। और इसी चित्र संख्या 9.3 के बगल में एक बॉक्स, और बॉक्स का शीर्षक है, क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? अब आइए सुनते हैं पाठ। लोग। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। पाठ में जाने से पहले एक और बॉक्स का शीर्षक है, क्या आप जानते हैं? और इसमें इस प्रकार से वर्णन दिया गया है, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहां मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है, जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और अब सुनते हैं पाठ। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम शामिल हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। पृष्ठ संख्या 68। पाठ में जाने से पहले दो बॉक्स हमारे सामने, और सबसे पहला बॉक्स, उसका शीर्षक इस प्रकार से है, शब्द की उत्पत्ति, और शब्द है लद्दाख।
आइए इसके बारे में सुनते हैं। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश, यानी पर्वतीय दर्रों का देश। दूसरा बॉक्स यहाँ पर, और उसका शीर्षक है, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। अब आइए सुनते हैं पाठ। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। मानचित्र 9.4 में लद्दाख दर्शाया गया है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख नदी है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंग यानी गॉर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। पृष्ठ संख्या 69। पाठ में चलने से पहले हमारे सामने 3 बॉक्स और एक चित्र है। आइए पहले उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला बॉक्स है, क्या आप जानते हैं लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। खा पा चान यानी हिमभूमि, यानी बर्फ से ढकी हुई भूमि। दूसरा बॉक्स, चीरू एवं तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। तीसरा बॉक्स, क्या आप जानते हैं क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शरपत या विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। और इस पृष्ठ पर सबसे नीचे है चित्र संख्या 9.5 और इसमें थिक्से मठ के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में अभी हम पाठ में सुनेंगे। आइए अब सुनते हैं पाठ। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हों, तो आप एक ही साथ एक समय पर ऊष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में शरपत यानी विलो एवं फ्लावर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं, जिनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। लोग
क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिकसे, शे एवं लामायुरु। थिकसे मठ जिन्हें हम चित्र संख्या 9.5 में देख सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? पृष्ठ संख्या 70। पृष्ठ संख्या 70 में सबसे पहले हमारे सामने है एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है क्या आप जानते हैं। आइए देखें क्या हमें जानना चाहिए। और वो ये कि मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगालाचाला एवं टंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। इसी बॉक्स पर नीचे बारालाचाला दर्रे का चित्र देखा जा सकता है और इसी पृष्ठ पर दाहिनी ओर एक और चित्र संख्या 9.6 और इसमें पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाओं को दर्शाया गया है। अब सुनते हैं आगे का पाठ। यहाँ का यानी लद्दाख का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानी व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। और अब हमारे लिए अभ्यास। 1. इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क. विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? ख. सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ग. लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियां क्या हैं? घ. लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या हैं? च. सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? छ. लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। 2. सही उत्तर बताइए। साथियों, यहाँ आपको मिलेगा एक प्रश्न और हर एक प्रश्न के साथ आपको दिए जाते हैं 3 विकल्प। इन 3 विकल्पों में से एक सही विकल्प आपको चुनना है। तो आइए सुनते हैं। क. सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? विकल्प हैं 1. दक्षिणी, 2. उत्तरी, 3. पश्चिमी। ख. सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? विकल्प हैं 1. ठंडा, 2. गर्म या 3. मृदु। ग. लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। पहला विकल्प आपके लिए ईसाई एवं मुसलमान, दूसरा विकल्प बौद्ध एवं मुसलमान और तीसरा विकल्प है ईसाई एवं बौद्ध। घ.
रेगिस्तान की विशेषता है? पहला विकल्प विरल वनस्पति, विकल्प 2 अधिक वर्षण और तीसरा विकल्प है अल्प जलवाष्पण। च लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है? 1 मंदिर, 2 चर्च, 3 बौद्ध मठ। 6 मिस्र इन फसलों के लिए प्रसिद्ध है? 1 गेहूं, 2 मकई, 3 कपास। पृष्ठ संख्या 71। 3 यहां 2 स्तंभ दिए गए हैं और आपको पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ का मिलान करना है। आइए सबसे पहले सुनते हैं पहला स्तंभ। पहले स्तंभ में क मरुद्यान, ख बेदुइन, ग तेल, घ गैंगरी, च लामायुरु। और आपको दूसरे स्तंभ के साथ इन शब्दों का मिलान करना है। आइए सुनते हैं दूसरा स्तंभ। 1 लीबिया, 2 बौद्ध मठ, 3 हिमनद, 4 जल के साथ गर्त, 5 ठंडा रेगिस्तान, 6 सहारा। 4 कारण बताइए। क रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है। क्यों? ख सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। भला ऐसा क्यों? 5 मानचित्र कौशल। क अफ्रीका के मानचित्र पर सहारा रेगिस्तान एवं इसके आसपास किन्हीं 4 देशों को चिन्हित करें। ख भारत के रूपरेखा मानचित्र पर काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख एवं जोजिला दर्रों को चिन्हित करें। 6 आओ खेलें। रेगिस्तानी खेल। कक्षा में किए जा सकने वाले इस कार्यकलाप में सभी विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। शिक्षक या शिक्षिका रेगिस्तानी जंतुओं की सूची बनाएंगे। सूची में जंतुओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। स्तनपायी, चिड़ियों एवं सरीसृप जंतुओं की श्रेणियों से जंतुओं को चुना जा सकता है। स्तनपायी जंतुओं में ऊंट, याक, लोमड़ी, भेड़, बकरी, एंटीलोप आदि। चिड़ियों में रेवन, चील, गिद्ध, टर्की आदि तथा सरीसृप में सांप आदि प्रजातियां सम्मिलित की जा सकती हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक रेगिस्तानी जंतु निर्धारित करें। छात्र से उस जंतु के 3 लक्षणों को सादे कागज पर लिखने के लिए कहें। विद्यार्थी 10 बाय 15 सेंटीमीटर आकार के सूची पत्र का उपयोग कर सकते हैं। किस प्रकार के रेगिस्तान में ये पाए जाते हैं? अनुकूलता के प्रकार, मानव के लिए उपयोगिता जैसे प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। अनुमान के खेल में ये लक्षण संकेतों के रूप में उपयोग किए जाएंगे। एक बोर्ड पर 3 कॉलम बनाएं। स्तनपायी जीव, चिड़िया एवं सरीसृप। प्रत्येक श्रेणी के नीचे कॉलम में एक कागज चिपकाएं। कक्षा को 3-4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इस रेगिस्तानी खेल में वे एक दूसरे के साथ स्पर्धा करेंगे। अब प्रत्येक समूह सही उत्तर जानने का प्रयास करेगा। कक्षा को समझाएं कि वे अनुमान करें कि कागज पर दी गई विशेषताएं किस जंतु से मिलती हैं, जैसे गर्म रेगिस्तान के पशु, रेत से बचने के लिए दोहरी बरौनियां होती हैं, खाल से पानी की बोतलें बनाई जाती हैं। इसका सही उत्तर ऊंट है। विद्यार्थियों में से किसी एक ने इस जंतु पर कार्ड बनाया होगा। उस विद्यार्थी को उत्तर नहीं देना होगा। सही उत्तर के लिए 10 अंक दिए जाएं।
इस खेल में विद्यार्थी रेगिस्तान को समझ सकेंगे। इसी खेल को आप विभिन्न प्रकार के फल फूल तथा लोगों के वस्त्र आदि को उदाहरण के रूप में लेकर भी खेल सकते हैं। पृष्ठ संख्या 72 में इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत दिए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। http://school.discovery.com/ दूसरा है http://nationalgeographic.com/ तीसरा http://www.incredibleindia.org/ अगला http://www.wikipedia.org। अगला http://www.greenpeace.org/ http://www.britannica.com/ और अंतिम है http://www.animalplanet.co.uk/। यहाँ 9वां अध्याय समाप्त हुआ।